दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, जिसके लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। भारत के साहित्य की सबसे बड़ी खासियत समन्वय है। समन्वय मतलब अलग अलग और कभी कभी उल्टी चीजों को मिलाकर संतुलन बनाना। इसी वजह से भारतीय साहित्य दुनिया के दूसरे साहित्य से अलग माना जाता है। जैसे हमारे धर्म में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को साथ लेकर चलने की बात कही गई है। मतलब सिर्फ ज्ञान ही नहीं, सिर्फ पूजा ही नहीं और सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि तीनों का संतुलन जरूरी है। समाज में भी वर्ण और आश्रम व्यवस्था के जरिए अलग अलग लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। साहित्य में यही बात दिखाई देती है। इसमें सुख दुख, खुशी गम, जीत हार जैसे उल्टे भावों को साथ दिखाया जाता है, लेकिन अंत में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पढ़ने या देखने वाले को अच्छा और शांति वाला एहसास हो। अगर भारतीय नाटकों को देखें तो उनमें बीच में दुख और परेशानी जरूर आती है, लेकिन अंत ज्यादातर अच्छा और सुखद होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीय साहित्य का मकसद सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि दुनिया में दुख है, बल्कि ये दिखाना है कि अंत में अच्छाई की जीत होती है और इंसान को अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है। इसी वजह से हमारे यहाँ दुखांत नाटक बहुत कम मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो वे ज्यादातर यूरोप की नकल होते हैं। कविता में भी यही बात दिखाई देती है। जब देश पर विदेशी शासन था और लोग बहुत दुखी और निराश थे, तब भी तुलसीदास जी ने लोगों को उम्मीद दी कि अंत में भगवान राम का राम राज्य आएगा और अच्छाई की जीत होगी। यानी कि भारतीय साहित्य हमेशा ये सिखाता है कि जिंदगी में दुख आएंगे, लेकिन आखिर में अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है। आनंद बहुत बड़ी और सुंदर भावना होती है। जब इंसान के मन में खुशी की कल्पना आती है तो ऐसा लगता है जैसे मन खुशी से झूम रहा हो। हिंदी साहित्य का ज्यादातर विकास उस समय हुआ जब भारत पर विदेशी लोगों का शासन था। देश में मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी हमारे साहित्य ने समन्वय की भावना कभी नहीं छोड़ी। आज के समय में कुछ हिंदी कवियों पर पश्चिमी देशों के विचारों का असर दिखाई देने लगा और आगे ये असर और बढ़ सकता है। लेकिन आज भी कुछ कवि ऐसे हैं जो भारतीय परंपरा और असली साहित्यिक सोच को बनाए हुए हैं। अगर हम भारतीय कला को देखें तो उसमें भी यही समन्वय दिखाई देता है। जैसे सारनाथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखो। माना जाता है ये मूर्ति उस समय की है जब बुद्ध ने कठोर तपस्या की थी और उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया होगा। लेकिन मूर्ति में कमजोरी नहीं दिखती, बल्कि उसमें शांति और दिव्यता दिखाई देती है। जब हम साहित्य और कला में ऐसा सुंदर संतुलन देखते हैं तो सवाल आता है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब भारतीय दर्शन देता है। भारतीय दर्शन के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा अलग नहीं, दोनों एक ही है। दोनों सत्य, चेतना और आनंद से भरे हैं। जो हमें अलग अलग दिखाई देता है वो माया की वजह से होता है। माया ही लोगों में फर्क पैदा करती है। जब इंसान का अज्ञान दूर हो जाता है तो वो अपनी असली रूप को पहचान लेता है और परमात्मा के आनंद में मिल जाता है। यही आनंद में मिल जाना ही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। इसी सोच की वजह से भारतीय साहित्य और कला में समन्वय और संतुलन दिखाई देता है। भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी खासियत ये है, उसमें धार्मिक भावना बहुत ज्यादा होती है। भारत में धर्म का महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं सीमित है, बल्कि जीवन जीने का तरीका माना जाता है। धर्म का मतलब है ऐसी चीज जो समाज और जीवन को संभाल के रखे। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म का असर सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम, समाज और राजनीति में दिखाई देता है। भारत में अलग अलग ग्रंथों में धर्म के अलग अलग विचार मिलते हैं। वेदों में एक भगवान का विचार मिलता है, उपनिषदों में ब्रह्म की बात कही गई है, पुराणों में अवतार और कई देवी देवताओं की पूजा का विचार मिलता है। इन सब कारणों से लोगों की धार्मिक सोच और भी गहरी और बड़ी हो गई है। इसका असर साहित्य पर भी पड़ा। इसीलिए हमारे साहित्य में पवित्र भावनाएं, भक्ति और गहरे विचार बहुत मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साधारण रोजमर्रा की जिंदगी की बातें थोड़ी कम मिलती है। अगर पुराने साहित्य को देखें तो ये बात साफ दिखाई देती है। वेदों से लेकर सूरदास और मीराबाई की रचनाओं तक ज्यादातर जगह भगवान, भक्ति और आध्यात्मिक भाव मिलते हैं। परिणाम ये हुआ कि हमारे साहित्य में उच्च विचार और पवित्र भावनाएं तो बहुत है, लेकिन आम जिंदगी के अलग अलग हालात का वर्णन थोड़ा कम हुआ है। हिंदी साहित्य का सबसे अच्छा और बड़ा समय भक्ति काल माना जाता है। इस समय के साहित्य में भक्ति, भारतीय परंपरा और हमारी संस्कृति की खास बातें साफ दिखाई देती है। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर हिंदी में बहुत सुंदर और सरल साहित्य लिखा गया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जैसे समाज में कभी कभी धर्म के नाम पर ढोंग और दिखावा होने लगता है, वैसे ही साहित्य में भी धर्म के नाम पर कुछ गलत चीजें होने लगी।
हिंदी साहित्य में ये समस्या दो तरह से दिखाई देती है। पहला, सांप्रदायिक कविताएं और सूखे उपदेश। कुछ कविताएं सिर्फ किसी एक धर्म या संप्रदाय की बात करती है या केवल उपदेश देती रहती है। ऐसे साहित्य में कविता का मजा और सुंदरता कम होती है। नंबर 2, कृष्ण के नाम पर श्रृंगारिक कविताएं। कुछ कवियों ने राधा कृष्ण के नाम पर अपनी वासनात्मक या अशुद्ध भावनाएं लिखी। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। हालांकि हर श्रृंगारिक कविता खराब नहीं होती। कई कविताओं में सच्चा और पवित्र प्रेम मिलता है, लेकिन समय के साथ कई जगह पवित्र भक्ति का भाव कम होकर साधारण प्रेम और वासना में बदल गया। अब तक हमने भारतीय साहित्य की दो बड़ी विशेषताएं देखी। अब लेखक साहित्य की देशगत विशेषताओं की बात करता है। देशगत विशेषता का मतलब है किसी देश की जलवायु, प्रकृति और जमीन का असर उसके साहित्य पर पड़ना। दुनिया के सभी देशों की प्रकृति अलग अलग होती है। कहीं बड़े रेगिस्तान हैं जैसे अरब और सहारा, कहीं बर्फीले मैदान हैं जैसे साइबेरिया और रूस, कहीं द्वीप है जैसे इंग्लैंड और आयरलैंड, और कहीं बहुत बड़ा भूभाग है जैसे चीन। इन अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों का असर उस देश के साहित्य और सोच पर पड़ता है। सीधी बात है, किसी देश की प्रकृति, मौसम और जगह का उसके साहित्य पर जो असर पड़ता है उसे ही साहित्य की देशगत विशेषता कहते हैं। भारत की धरती हरी भरी और बहुत उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ के कवियों को प्रकृति से बहुत प्यार रहा है। वैसे तो प्रकृति हर इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ प्रकृति बहुत सुंदर होती है वहाँ इंसान का मन और ज्यादा खुश होता है। जैसे अरब के कवि रेगिस्तान में छोटे से झरने, ताड़ के पेड़ या ऊंट की चाल में ही सुंदरता देख लेते हैं, लेकिन जिसने भारत के बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियाँ, घने जंगल और आम के बाग देखी हो, उसे रेगिस्तान की चीजें उतनी सुंदर नहीं लगेगी। भारतीय कवियों को प्रकृति के बीच रहने वाले और उसे करीब से देखने का मौका मिलता है, इसीलिए वे अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत सुंदर और जीवंत वर्णन करते हैं और अच्छी उपमाएं और कल्पनाएं देते हैं। भारतीय साहित्य की एक खास बात है, कभी कभी प्रकृति की सुंदरता को देखकर कवि रहस्यमय भावनाएं भी व्यक्त करते हैं। ये पूरी दुनिया जैसे सूरज, चांद, तारे, जल, हवा, आग और आकाश बहुत रहस्यमय लगती है। वैज्ञानिक और दार्शनिक इन चीजों को तर्क और सिद्धांतों से समझते हैं, लेकिन उनकी बातें अक्सर कठिन और सूखी लगती है। कवि ऐसा नहीं करते, वे प्रकृति में एक अदृश्य और जीवित शक्ति का अनुभव करते हैं और उसी में भावनाओं के साथ डूब जाते हैं। इसे प्रकृति का रहस्यवाद कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग रूप अलग अलग भाव पैदा करते हैं, लेकिन रहस्यवादी कवियों को खासकर प्रकृति के सुंदर और मधुर रूप ज्यादा पसंद आते हैं। हिंदी साहित्य में ऐसे रहस्यवादी कवि बहुत ज्यादा नहीं हुए, लेकिन प्रेम प्रधान कवियों ने भारत की सुंदर प्रकृति का सहारा लेकर अपनी गहरी और रहस्यमय बातों को बहुत सरल और दिल को छू लेने वाला बना दिया। अब तक हम भारतीय साहित्य की जो बातें पढ़ रहे थे वे भाव पक्ष से जुड़ी थी, यानी भाव और विचार से, लेकिन साहित्य का एक दूसरा हिस्सा भी होता है जिसे कला पक्ष कहते हैं। कला पक्ष का मतलब सिर्फ शब्द, छंद और अलंकार नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि कवि अपनी बात किस तरीके से कहता है। हर कविता में कहीं न कहीं कवि का व्यक्तित्व और उसकी सोच छिपी रहती है। तो अगर हम किसी कविता को ध्यान से पढ़े तो हमें उस कवि के विचार और आदर्श समझ में आ जाते हैं। कविता में भाव बताने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, कवि अपनी बात सीधे मैं कहकर बताता है, जैसे मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। दूसरा तरीका, कवि किसी कहानी, घटना या पात्र के माध्यम से अपनी बात बताता है। अंग्रेजी साहित्य में इन्हें पर्सनल, इम्पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत अव्यक्तिगत कविता कहा जाता है, लेकिन असल में ये कविता का नहीं बल्कि शैली का अंतर है। भारतीय साहित्य में ज्यादातर कवि दूसरी शैली का इस्तेमाल करते हैं, यानी वे कहानी, घटना या पात्र के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। इसीलिए भारतीय साहित्य में वर्णनात्मक काव्य ज्यादा मिलता है। सिर्फ कुछ भक्त कवियों को छोड़ दे तो हिंदी में गीत काव्य कम मिलता है। साहित्य की कला पक्ष को समझने के लिए हमें कुछ और चीजें भी जाननी पड़ती है, जैसे कि काव्य बनाने के अलग अलग तरीके, शब्द और अर्थ से जुड़े अलंकार, अलग अलग प्रकार के छंद। लेकिन ये विषय बहुत बड़े और गहरे हैं, इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं बताए गए हैं। और एक बात ये भी है, इन चीजों में कोई खास राष्ट्र विशेषता नहीं होती, क्योंकि ऐसे नियम दुनिया के लगभग हर देश के साहित्य में थोड़े बहुत मिल जाते हैं। मतलब कि भारतीय साहित्य में कवि अक्सर सीधे मैं कहकर नहीं बल्कि कहानी, घटना या पात्र के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।